हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का क्लास 11th के पहले चैप्टर में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलैक्स। पैरेलैक्स के बारे में हम लोगों ने जाना था और चैप्टर का नाम आप लोगों के पीछे दिख रहा होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और पैरेलैक्स में मैंने आपको बताया था कि पैरेलैक्स क्या है और इस मेथड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कौन सी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उसके आगे की चीज़ें और आज देखेंगे आगे क्या-क्या चीज़ें। ठीक है, चलिए तो मेजरमेंट देखते हैं आगे की कुछ क्वांटिटीज़ का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे कई बार कुछ दूरियों को उनके शॉर्ट टर्म में लिख दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। तब हम लोगों को अगर नहीं पता होता है तो हम लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है। और क्या है वो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ जाती हैं क्वेश्चंस में आप लोगों के एग्ज़ाम्स। चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ हम लोग लंबाई की जो रेंज है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सारी रेंज तो नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मगर कुछ हैं और वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्मी। जब हम लोग लंबाई को फर्मी में लिखेंगे, फर्मी का मतलब हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो टर्म आपके सामने एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये भी बहुत छोटी यूनिट होती है लेंथ की, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, मगर ये उससे बड़ी है। उसके बाद में आते हैं बड़ी यूनिट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से ही आपको लग रहा होगा, एस्ट्रोनॉट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब जब स्पेस में कोई ट्रेवल करता है या स्पेस की घटनाओं की जानकारी डिस्टेंस के टर्म में अगर कभी डिफाइन करनी होती है, जहाँ स्पेस की डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ये वाली यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो यूनिट है, ये जो लंबाई है वो है 1.496 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11। है ना, ये है वो लंबाई, ये है वो लंबाई। और ये काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं 10 की घात 11 मीटर। उसके बाद में आता है 1 लाइट ईयर। ये भी काफ़ी लंबी दूरी है। और इस लंबी दूरी की अगर हम लोग बात करें, इसका इस्तेमाल भी, इस शब्द का इस्तेमाल भी तभी करते हैं जब स्पेस में डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे ये ईयर है, या ये कहें ऐसा लगेगा जैसे टाइम के बारे में बात कर रहा है, मगर एक्चुअल में ये टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा होता है लाइट, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सोचो, प्रकाश की चाल, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है स्पीड। और एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। सोचो एक सेकंड में अगर वो 3 लाख किलोमीटर चल रहा है तो एक मिनट में कितना चलेगा? 60 का मल्टीप्लाई करा दो। एक घंटे में कितना मल्टीप्लाई करेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा? तो 60 का और मल्टीप्लाई करा दो। 3 लाख किलोमीटर में 300 का मल्टीप्लाई करा दो तो एक घंटे में इतना डिस्टेंस चलेगा। अब यही 24 से मल्टीप्लाई करा दो तो 24 घंटे में चलेगी, इतनी दूरी चलेगी लाइट। और यही बाद में 30 दिनों से मल्टीप्लाई करा दो तो एक महीने में डिस्टेंस चलेगी। बाद में 12 महीने से मल्टीप्लाई करा दो तो इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी लाइट एक वर्ष में। अब तुम सोचो जरा कि वही डिस्टेंस है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये उससे भी बड़ी यूनिट है। तो फर्मी से बड़ी यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम से बड़ी यूनिट ये आ गई, तो बहुत बड़ी यूनिट। इससे भी बड़ी यूनिट ये है और इससे भी बड़ी यूनिट पारसेक है। जब हम लोग पारसेक के बारे में बात करेंगे तो 1 पारसेक होता है तुम्हारा इतना 10 टू द पावर 16 मीटर इंटू 3। तो ये इतनी सारी डिस्टेंस। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीट के क्वेश्चन, नीट में जब नीट शुरू हुआ था, पहले पहले एआईपीएमटी होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। जब वो उसको नीट में कन्वर्ट किया गया, उसका नाम रखा गया नीट। तो उस साल एक क्वेश्चन आया था, इसमें से 4 यूनिट्स दी गई थी और 4 मतलब ये वैल्यूज दी गई थी और पूछा था कि लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है?
सबसे लंबी जो मात्रक है और दूरी का वो क्या है? उसमें पारसेक भी लिखा था और लोग कन्फ्यूज़ कर गए। लोगों ने कई बच्चों ने तो पारसेक ही नहीं सुना था, ये कि सही से पढ़ा ही नहीं था एनसीईआरटी वगैरह। ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है सही से, ठीक है? तो ये तुम्हारी डिस्टेंस हो जाती है सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर, है ना? लॉन्गेस्ट यूनिट और उनमें 4 ऑप्शन थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो उसमें पूछा था व्हिच वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ नॉट व्हिच वन ऑफ ऐसा करके कुछ था क्वेश्चन कि इनमें से कौन-सा जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो उसमें ये भी एक ऑप्शन था और बहुत सारे बच्चों ने ये भी जवाब दे दिया था लाइट ईयर क्योंकि उसमें ईयर लिखा था, कन्फ्यूज़ कर गए। जबकि ये डिस्टेंस की यूनिट, ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं उसके बाद में अब आते हैं मेज़रमेंट मास के बारे में। अब देखो, लोग सब्ज़ी लेने जब जाते हैं, सब्ज़ी लेते हैं 1 किलोग्राम सब्ज़ी ले ली, है ना? आलू ले लिए 1 किलोग्राम, तोरई ले लिए, मिर्च ले लिए। ये जो किलोग्राम में हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है? ये मास ही होता है ना? द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है। अब ये मास होता क्या है? कोई भी मटेरियल तुम खरीद के लाओ, कोई भी मटेरियल खरीद के लाओ या हम करें कोई भी मटेरियल उठा लो, कोई भी बॉडी उठा लो, वो बॉडी जिस मटेरियल से मिलकर के बनी होगी, मटेरियल की वो बॉडी हो रही होगी, उस मटेरियल की क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग मास। उस बॉडी के जो मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी को मास बोलते हैं। हो सकता है 1 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, 3 किलोग्राम। और ये जो मास होता है ना, ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे कि मान लो किसी व्यापारी ने 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम कोई कीमती चीज़ थी, कानपुर में तोली, 4 किलोग्राम पैक कर दिया और वो उसे अमेरिका में उसे भेजना था 4 किलोग्राम। तो जब वो अमेरिका पहुँचेगी वो वस्तु, वो बॉडी, तो वहाँ पर भी वो 4 ही किलोग्राम की होगी। चेक रिपब्लिक भेज दो, नॉर्वे भेज दो, का मास उतना ही रहेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि लोकेशन बदलने पर मास नहीं बदलता। अगर मास बदल जाता लोकेशन बदलने पर तो बड़ी दिक्कत ये हो जाती, इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं, है ना? पता चला यहाँ से भेजा 4 किलोग्राम, वहाँ जाके निकला 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसीलिए ये तो ना तो ये मास ना तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है और ना ही ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मास इन चीज़ों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता और मास की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट की जब हम लोग बात करें, एसआई यूनिट, हाँ, एसआई यूनिट जो है वो तुम्हारी किलोग्राम है। ये तुम्हारी एसआई यूनिट है और ये किलोग्राम है। क्लियर? दूसरी चीज़, ये तो चलो जो है बड़ी वस्तुओं का द्रव्यमान मापने के लिए है, जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स बॉडी होती हैं, उनका मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो किलोग्राम में लिखते हैं। मगर जब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक लेवल, बहुत छोटी पार्टिकल्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, तो उनका मास कैसे लिखें? इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया और वो स्टैंडर्ड ये था, कार्बन से उसका स्टैंडर्ड दिया गया है। कार्बन का एक एटम, कौन-सा कार्बन? अब ये भी मैं बता दूँ। एक कार्बन, देखो कार्बन जो होता है ना उसके कई सारे एलोट्रोप होते हैं। हम बात कर रहे हैं 6C12 वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसका एक एटम और उस एटम का अगर मान लेते हैं उसका एक एटम का मास अगर m है, तो उसका 12th पार्ट जो होगा, उसका जो 12th पार्ट होगा m/12, ठीक है? m/12 12th पार्ट, ये 12th पार्ट जो होगा, ये होगा इक्वल किसके? 1 AMU। तो इतने मास को हम लोगों ने 1 AMU बता दिया। 1 AMU, 1 AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट, ये देखो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एन एटम ऑफ कार्बन 12, इसको माना गया 1 AMU। अब तुम जरा सोचो, अगर ये जो मास लिखा है ना, ये 12, ये एक्चुअल में मतलब जो है मास नंबर है तुम्हारा।
ठीक है ना। इसी का 12th पार्ट जो है ना वो तुम्हारा 1 एएमयू के बराबर है। तो जरा सोचो कि ये 12 एएमयू लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना। ऐसे ही हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं। कोई भी एटम हमें दिया जाए, सोडियम वोडियम कुछ, है ना, उसका मास नंबर पता होना चाहिए बस। अब एक एएमयू जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पहले वो भी आप देख लो। जैसे अगर हम लोग कार्बन के मास की बात करें, तो कार्बन के मास की अगर हम लोग बात करेंगे तो तुम्हारा 1 एएमयू, कार्बन के मास की यूनिट अगर हम लोग बात करें, 1 एएमयू वहाँ से हम लोगों ने डिफाइन किया, और 1 एएमयू की जो वैल्यू किलोग्राम में है ना, 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 ये है। अगर हमें किसी भी एटम का एएमयू में मास पता है तो किलोग्राम में बता सकते हैं। ये फैक्टर जरूर आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये तुम्हारे सवालों में काम आएगा। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमने मास का मेजरमेंट कर लिया। देखो, मास और वेट में अंतर होता है बेटा, मास और वेट में अंतर होता है। वेट एक अलग चीज, अलग क्वांटिटी है। वेट एक फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है किसी बॉडी पर अपने सेंटर की ओर, और उस फोर्स के अपोजिट हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी को पिक करने के लिए, उठाने के लिए, है ना, लिफ्ट करने के लिए। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। जब बात आती है टाइम की, तो देखो हम लोगों ने फुट पाउंड सेकेंड वाली जो मतलब सिस्टम है मेजरमेंट का, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है, मैंने वो भी पढ़ा। और उसके बाद एसआई सिस्टम आया, एक्सटेंडेड वर्जन है एमकेएस का। इसमें भी टाइम की यूनिट सेकेंड ही रही, मगर सेकंड होता कितना बड़ा है, सबसे बड़ी चीज तो ये भी है, इसी को तो डिफाइन करना है कि सेकंड कितना टाइम सेकंड होता है। क्या सुबह से लेकर शाम तक का टाइम 1 सेकंड होता है? नहीं। हमारी नींद जितनी पूरी हो जाए जितने समय में, क्या वो 1 सेकंड होता है? नहीं। तो कितना है 1 सेकंड? ये 1 सेकंड एक फिक्स टाइम बनाया गया, और बनाया मतलब इसको रेफरेंस के रूप में सीएम 133, ये एटम 1 सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट करता है। सीजियम का जो एटम है वो 1 सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट करता है। अब ये 1 सेकंड हमको पता नहीं था, तो हमने एक स्टैंडर्ड ये बना लिया कि सीजियम का जो एटम, देखो सीजियम का एटम यूज किया जाता है एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए। एटॉमिक क्लॉक क्या होती है? ये जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ना, सैटेलाइट्स, ये एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस हमारा उसी पे ही काम करता है, जितनी एक्यूरेट लोकेशन और एक्यूरेट टाइमिंग हमें देता है। ठीक है, तो खासकर सैटेलाइट्स में जो है एटॉमिक क्लॉक जैसी क्लॉक का इस्तेमाल होता है, सो दैट कि एकदम एक्यूरेट टाइम हम लोगों को मिल सके। ठीक है, दूसरी चीज कि इससे जो तुम्हारी क्या बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक तुम्हारी बनाई गई, तो उस एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम का एटम इतने वाइब्रेशंस। अब ये बात आती है कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, ये 9191 जो है ना वो इंडिया का आईएसडी कोड है। 92 तुम्हारा पाकिस्तान का आईएसडी कोड है। गाजियाबाद से इलाहाबाद की दूरी 631 किलोमीटर है, और इलाहाबाद से कोलकाता की दूरी 770 किलोमीटर है। याद कर लो इसको मोबाइल नंबर की तरह, 9192 631 770, है ना। तो इतने वाइब्रेशंस वो जब कंप्लीट कर ले, समझ जाओ कि वही समय तुम्हारा 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। तो ये है, अब तुम सोचो जरा, इतने वाइब्रेशंस, बाप रे, इतने सारे कंपन है ना। तो पलक झपकते ही इतने सारे कंपन क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं इन दिस सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर इतने वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इतने टाइम को हम लोगों ने माना है 1 सेकेंड। हालांकि इसकी सच तुम्हारे एग्जाम में ये नंबर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मगर जानकारी के लिए कि हमने क्या स्टैंडर्ड्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, ये चीजें पता तो होनी ही चाहिए, है ना। चलिए तो आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद में देखो सीजियम क्लॉक का इस्तेमाल क्यों होता है, ये एक रीजन बता दिया गया है कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स जो होती है ना वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। अब ये जो वर्ड है ना एक्यूरेट, के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक्यूरेट ये क्या होता है, एक्यूरेसी या एक्यूरेट, ये वर्ड क्या होता है? आपने सुना तो होगा एक्यूरेट, मगर एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दूसरी चीज,
कि जो ये वाली तुम्हारी जो घड़ी होती है ये वाली, ये इंडिया में नई दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखी हुई है और इनका काम होता है इसी तरीके के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना, देखते रहना सारी चीज़ों को। पता है एक बार कुछ साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, पृथ्वी ने अपनी एक्सिस पर, अर्थ ने अपनी एक्सिस पर कुछ जल्दी ही रोटेशन कंप्लीट कर लिया। शायद 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, इतना सेकंड पहले ने अपना रोटेशन कंप्लीट कर लिया पूरी दुनिया के। अब जैसे यहाँ पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यहाँ पर भी ये इंस्ट्रूमेंट है वो जो पता करता रहता है कि अर्थ का ये रोटेशन आज का कितने समय में कंप्लीट हुआ। भाई पूरे 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 दुनिया में साइंटिस्ट के हाथ पैर फूल गए थे, ये क्या हो गया, अर्थ ने इतनी जल्दी ऐसे कैसे कंप्लीट। अगर ये चेंजमेंट हर साल आने लगे तरीके का, तो आने वाले सालों में पता चला कि हम लोग पृथ्वी से छिटक छिटक के दूर चले गए। तो ये बड़ा मैटर करता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है? और ये जो एनपीएल है ना, ये आईएसटी मेंटेन करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? अब देखो आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना? लंदन के ग्रीनविच वाली जो जगह है, वहाँ से एक लाइन गुजरती है, उसी से रेफरेंस मान करके जो है टाइम सभी लोगों का डिसाइड किया गया है। जो इंडिया का है वो 5 साढ़े 5 घंटे चलता है प्लस में, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद में आते हैं एक्यूरेसी पर। अब आए हैं हम लोग मेन टर्म पर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। सबसे पहली चीज़ कि ये दोनों टर्म का हम लोग डिफाइन करें होते क्या हैं, और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एरर्स की और साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या होते हैं? तो देखो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये वो मशीनें होती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, मेजर करते हैं। जैसे ये स्केल है, हम लोग लेंथ मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी चीज़, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर 2 तरीके के स्केल दिए गए हैं इसमें रूलर में। ऊपर सेंटीमीटर लिखा हुआ है और नीचे में इंच लिखे हुए हैं। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 15 है और इंच यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो इसका ये मतलब हो गया है कि 2 तरीके से हम लंबाई को यहाँ पर माप सकते हैं, मतलब 2 यूनिट्स में, इंच में भी और सेंटीमीटर में भी। मगर हाँ, यहाँ पर सेंटीमीटर्स के बीच में भी पतली-पतली सी 10 लाइनें हैं, जिन्हें मिलीमीटर हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि इस स्केल से मिनिमम लेंथ जो काउंट करी जा सकती है, कैलकुलेट, वो 1 मिलीमीटर है। तो ये जो स्केल है, ये स्केल सबसे कम कितनी लंबाई माप सकता है? 1 मिलीमीटर। इसे बोलते हैं इसका लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आते हैं ज़रा हम लोग एरर के बारे में, एरर। अब ये एरर क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए, जैसे एक मान लेते हैं कि ये जो चश्मा हमने पहना हुआ है, मान लेते हैं जो इसका लेंस है, इसके लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th में, इसकी फोकल लेंथ माना कि 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। और आपने हमने आपको ये लेंस दे दिया और आपसे कहा कि बेटा एक्सपेरिमेंट करो लैब में और मुझे इस लेंस की फोकस दूरी निकाल के बताओ कि कितनी है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, और आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर मुझे बताया कि सर इसकी जो फोकस दूरी आई है वो आई है 2.4 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, आगे और दोबारा करो, अभी एग्जैक्ट बिल्कुल उतनी नहीं है। तो आपने दोबारा रीडिंग करी, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, आपने बोला सर इसकी फोकल लेंथ आई है 2.45 सेंटीमीटर। हमने अच्छा, फिर हमने कहा फिर से करो, आपने फिर एक्सपेरिमेंट किया, पता चला आपकी आ गई 2.42 सेंटीमीटर, 2.42। तो कुल मिलाकर के आपकी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल नजदीक है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या ट्रू मतलब? सत्य। तो ट्रू वैल्यू उसको बोलते हैं, सत्य मान। तो वो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के नजदीक आपकी वैल्यू आ रही है, आपकी रीडिंग आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये जो अंतर आता है ना, डिफरेंस,
इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर, मतलब त्रुटि, कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो ये तो हमारी एरर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? अब बात आती है, मान लो दो क्लास में दो लड़के हैं और दो लड़कों को हमने यही लेंस की फोकल लेंथ निकालने का काम दे दिया। एक ने रीडिंग निकाली, एक ने रीडिंग निकाली, मान लेते हैं एक ने रीडिंग निकाली। फर्स्ट वाले की जो रीडिंग है वो आई है सबसे पहले 2.40 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है जो एग्जैक्ट है वो है तुम्हारी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो रीडिंग आई है वो आई है 2.45 सेंटीमीटर, और जो तीसरी आई है रीडिंग वो है तुम्हारी 2.42 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी तीन रीडिंग आ गई, ठीक है। जो दूसरा वाला लड़का है, सेकंड बॉय, ठीक, उसकी रीडिंग कितनी आई है? उसकी आई है 2.1, की रीडिंग आई है 2.1 सेंटीमीटर। दूसरी रीडिंग आई है उसकी 2.18 सेंटीमीटर, ठीक, 2.10 कर लो इसको। अच्छा, दूसरी चीज उसके बाद में जो तीसरी रीडिंग आई है वो आई है तुम्हारी 2.20 सेंटीमीटर, ये है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे कि सबसे नजदीक जो है ना वो इसकी रीडिंग आ रही है। मतलब अगर इसके इसका अंतर देखा जाए तो सबसे कम अंतर जो मिलेगा वो तुम्हें पहले वाले की रीडिंग में मिलेगा, सेकंड वाले की रीडिंग में अंतर तुम्हें ज्यादा दिखेगा, डिफरेंस ज्यादा दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी एरर कम है, पहले वाले की रीडिंग की एरर कम है, दूसरे वाले की एरर ज्यादा है। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज है कि ये जो बंदा है ना इसकी रीडिंग एक ही जगह पर बार बार आ रही है, मतलब लगभग 2.4 के नजदीक है। तो 2.4 के नजदीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रिसाइज है। इसकी हर बार वही रीडिंग आ रही है, एक बार मतलब आसपास बिल्कुल नियरेस्ट आसपास की वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू भी लगभग आसपास ही आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी लगभग आसपास ही आ रही है, 2.2 के नजदीक आ रही है वैल्यू, 2.10 से 2.20 के बीच में, लगभग आसपास। तो ये कह सकते हैं कि ये भी प्रिसाइज है। कोई भी अगर अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट में, वही रीडिंग बार बार आ रही है या उसके नजदीक की वैल्यू बार बार आ रही है, तो बोल सकते हैं कि इसका ये बड़ा ही प्रिसाइज है, इसकी रीडिंग बड़ी प्रिसाइज है। एक्यूरेट है या नहीं ये बाद की बात है। एक्यूरेट कौन है इन दोनों में से? इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन है? इन दोनों में से ये वाला बंदा जो है ना, पहला वाला, ये मोर एक्यूरेट है। इसकी रीडिंग जो है ना, इसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर एरर कम हो, ठीक है। और इसकी जो है ना ये मतलब एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है, बट नॉट एक्यूरेट। तो एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि एक्यूरेट का मतलब क्या हो जाता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज, एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे आपने देखा होगा तो तीरंदाजी वाला जो गेम होता है ना, और उसमें खेलते हैं क्या बोलते हैं, अरे ओलंपिक्स वगैरह में, तो तीरंदाजी में कुछ कुछ तरीके का एक टारगेट दिया रहता है। इस तरीके का एक टारगेट होता है जिस पर हमें मतलब तीर मारना होता है, और वो तीर मारते हैं या गन भी मारते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर अब जरा देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तुम्हारा पहला सर्किल और ये तुम्हारा करके ये तुम्हारा दूसरा सर्किल, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसा करके तीसरा सर्किल, ऐसे करके ये तुम्हारा तीसरा सर्किल, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये तुम्हारा टारगेट है। अब इसमें देखो निशाना तक आना है, निशाना मारना है। अगर ये जो बीच वाला पॉइंट है, अगर आप इसी काले वाले हिस्से में तीर मार देते हैं तो ये बोला जाएगा कि आप काफी एक्यूरेट हैं, मतलब आप एक्यूरेट, आपकी जो निशाना है बहुत एक्यूरेट है। मगर अगर आपने इसी के आजू बाजू बाकी के भी आपने मारे, मतलब इस तरीके से सारे के सारे जो आपके निशाने थे वो लगभग इसी पे एक ही बिंदु के आजू बाजू लग रहे थे, तो आप बोले जाएंगे आप एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, ठीक है। मगर दूसरा जो बंदा है, दूसरा दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का इतने ही यहीं पर मार रहा था बार बार, दूसरा लड़का यहाँ पर मार रहा था, यहाँ पर ऑरेंज वाले सेक्शन में, ठीक है।
और ये तुम्हारा पहला वाला सेक्शन था व्हाइट वाला। तो जो दूसरा वाला लड़का है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो एक्यूरेट तब होता है जब वो बिल्कुल टारगेट पे मार देता, मगर वो प्रिसाइज है। इसलिए क्योंकि वो एक्यूरेट पॉइंट से बिल्कुल एकदम एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही बार बार हिट कर रहा है। यही अंतर होता है एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस में। तो यही होता है एक्यूरेट और प्रिसाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से एक चीज समझ ली है कि एक्यूरेट क्या होता है, प्रिसाइज क्या होता है। लिखा भी हुआ है जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है कौन, मेजर्ड वैल्यू। मैंने चश्मे के फोकल लेंथ से इसका एग्जांपल दिया था। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि इट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि लिमिट। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों कह रहा है कि ये डिपेंड करता है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है किस पर, लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है समझना जरा। मान लो हमारे पास में कोई एक ऐसा फीता है, टेप है इस तरीके का, जिसमें सिर्फ 1 मीटर और 1 मीटर के ही मार्क बने हुए हैं, सिर्फ 1 मीटर के ही निशान बने हुए हैं उस पे। ठीक है, और मेरे पास एक ये स्केल है जिस पर सेंटीमीटर तो छोड़ो मिलीमीटर के भी निशान बने हुए हैं। तो हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट लेंथ किससे माप पाएंगे, उस लंबे वाले टेप से या इससे? ऑब्वियसली बात है, हम इससे एक्यूरेट रीडिंग दे पाएंगे, इससे एक्यूरेट रीडिंग दे पाएंगे कि इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, ये तक बोल पाएंगे। मगर मीटर वाले से सिर्फ मीटर बता पाएंगे। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू थी वो बहुत कम है। इसी वजह से इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, कि कितनी मिनिमम रीडिंग ये ले सकता है कोई कोई एक इंस्ट्रूमेंट, है ना। लोएस्ट वैल्यू जो काउंट कर सकता हो, जो मेजर कर सकता हो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग जनरली उसकी लिमिट से डिसाइड कर देते हैं, लिमिट। उसका रेजोल्यूशन तुम्हारा यही होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम लोग आते हैं प्रेसिजन, जो मैंने आप लोगों को बताया प्रेसिजन क्या होता है। रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, ये देखो ये शब्दों में जो लाइन लिखी है, हो सकता हो ये तुम्हें ना समझ में आए, मगर वो मैंने तुम्हें समझा दिया है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अब मैंने देखो यहाँ पर ये एग्जांपल लेकर के भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल समझिएगा। सपोज दैट ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ इज 3.68 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि कोई रस्सी है, रस्सी, उस रस्सी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वो है तुम्हारी 3.678 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू। मगर एक्सपेरिमेंट में उस बच्चों को बोला गया कि इसे मापो और हमें बताओ कि ये कितनी लंबाई की है। तो देखते हैं जरा, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है। ठीक है, यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने लिया जिसका रेजोल्यूशन मतलब जो लीस्ट, जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकता था वो 0.1 सेंटीमीटर की ले सकता था। उससे जब हमने उससे जब हमने मापा तो लंबाई आई है 3.5 सेंटीमीटर उससे मापने पर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरी दूसरी डिवाइस ली, इसका रेजोल्यूशन उससे ज्यादा था। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। सोचो जरा, ये डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसने जो लंबाई मापी है वो है तुम्हारी 3.38 सेंटीमीटर, 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है, मगर आप तुम दोनों रीडिंग को यहां पर देखो, 3.678 से और 3.5 कौन ज्यादा नजदीक है, इस वैल्यू के कौन ज्यादा नजदीक है, ये वाली या वो वाली? तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ एरर कम है, वहां एरर ज्यादा है। माना कि वो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, माना कि वो ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, मगर वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, प्रिसाइजनेस ज्यादा है, वो ज्यादा प्रिसाइज है ना। ये है वो लास्ट तक 2 डिजिट में डेसिमल के उसने रीडिंग दे दी।
ये एक ही पर दे पाया मगर ये नज़दीक तक पहुँच पाया, है ना? बिल्कुल वैसे ही, जैसे 2 बालक हों, एक बालक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, एक बालक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, मगर वो पेपर में इतना आराम से लिखता है कि वो पूरा पेपर ही नहीं पास हो पा मतलब कर पाता, वो फेल हो जाता है। और दूसरा वाला है वो मॉडरेट राइटिंग में लिखता है मगर पूरा पेपर करके आता है विद इन टाइम और पास हो जाता है। तो हमारे काम का कौन हुआ? वो हुआ ना जो पास हो गया, है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं ज़रा एरर्स के बारे में। अब एरर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एरर कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? हम लोग सबसे पहला जो एरर का टाइप होता है, वो होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर्स। अब ये सिस्टमैटिक एरर कौन-कौन सी एरर्स हैं, वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं जो डिफ़िकल्ट हो या इनके नाम से पता चल जाएगा तुम्हें यार कि ये डिफ़िकल्ट है, कि सिंपल है, क्या है। देखो, जैसे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर में था, तो मैं लैब में गया। तो मैं लैब में गया तो लैब में ग्रुप बनते हैं 4-4 5-5 लोगों के और एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सभी लोगों को एक-एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। जैसे हम लोगों के मतलब बैच में टोटल 52 मतलब स्टूडेंट्स थे। तो 5-5 लोगों के ग्रुप बने तो 10 लोग बच गए, 10 लोग बन गए मतलब 10 लोगों का ग्रुप बन गया। किसी में 6-6 भी हो गए थे। तो सभी लोगों को एक-एक प्रैक्टिकल दे दिया गया और वहाँ पर इतनी मशीनें होती थी लैब में कि 10 ग्रुप भी एक साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें होता क्या है, एक पर्ची बनती है और उसमें जो-जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं तुम्हें उस प्रैक्टिकल को करने के लिए, तो वो लैब टेक्नीशियन के पास जाना होता है, उसको पर्ची दो, अपना नाम दो लिख कर के, साइन करवाओ और करो सारे लोग अपने टीम मेंबर्स और उसको दे दो और उसके बाद में वो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दे देगा। वो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दे देगा। अब इंस्ट्रूमेंट उसने दे दिया, उसके बाद हम लोग चले आए। अब हुआ ये कि जो अब हम मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बता रहा हूँ, जो नेटवर्क वाली जो हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी वाली लैब थी एक, तो उसमें वोल्ट मीटर दिया उसने मुझे। अब वोल्ट मीटर इतने बड़े-बड़े होते हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर इतने बड़े-बड़े डब्बे, मतलब वो लैब के लिए ही आते हैं स्पेशल। तो उसमें एक में क्या था कि वो सुई जो थी ना, वो बड़ी स्लोली मूव कर रही थी, बहुत ही स्लोली मूव करती है। और दूसरी चीज़ कि वो उसमें एक और प्रॉब्लम थी कि जो ऊपर काँच लगा था ना ग्लास, वो काँच पता नहीं कैसे किसी पुराने स्टूडेंट ने थोड़ा ज़ोर दे दिया होगा तो काँच थोड़ा नीचे धँस गया था। तो जो नीचे सुई थी ना वो सुई ऐसे घूम रही थी, वो काँच में टच हो रही थी। तो काँच में टच होने की वजह से वो फ्रिक्शन ऊपर रगड़ रही थी ऐसे, तो वो सही से पूरा डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी, पूरी खुल नहीं पा रही थी। तो जितना वोल्टेज हम लोग दे रहे थे, वो उससे कम बता रही थी, क्योंकि वो पहले ही रुक जा रही थी, घूम ही नहीं पा रही थी पूरी। तो इस तरीके की जो एरर होती है, इनके कारण जो गलतियाँ होती हैं और जो हमारी रीडिंग में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, जो एरर पैदा होती है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, है ना? इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा, जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना लैब में, मतलब 12th में होता था। तो अब उसमें एक नीचे स्टैंड होता है और बगल से एक रॉड लगी होती है और ऊपर से हम लोग उसमें देखते हैं नीचे एक ग्लास में हम लोग वो रखते हैं, पानी डालते हैं और वहाँ से इमेज बनवाते थे। अब उसमें स्टैंड जो होता है वो पता चला स्टैंड ही हिल रहा है, लो अब स्टैंड अगर हिलेगा तो सही से रीडिंग आ पाएगी भला बताओ? नहीं आ पाएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है। तो इसीलिए वो सही रीडिंग नहीं देगा, 100% नहीं देगा। तीसरी चीज़, घरों में जो बिजली के मीटर होते थे रीडिंग वाले जो तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बड़ी शिकायत आती, मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। तो उनका जो रीडिंग ले रहा है जो मीटर है, वो मीटर कई बार किसी रीज़न से, किसी इफ़ेक्ट से, कुछ रीज़न से फ़ास्ट चलने लगता है। ऐसी कंडीशन में वो रीडिंग ज़्यादा देता है और बिल फिर ज़्यादा बन के आता है। तो वो एरर है और वो जो है ना इंस्ट्रूमेंट एरर हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरीके की जो एरर्स होती हैं वो ये इसका रीज़न देखो मैंने लिखा हुआ है इम्परफेक्ट डिज़ाइन, मतलब उनकी डिज़ाइनिंग में उनके मशीन को बनाने में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई। ये बीच में कई बार रखे-रखे भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं और दूसरी चीज़ कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लाइफ़ होती है। बहुत साल लंबे अच्छी कंपनी है, अच्छे ब्रांडेड है, तो वो लंबे समय तक चलेगा मगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
देखो ये भी डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कई लोग सही से इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमको वोल्टेज अगर मेजर करना है ना, वोल्टेज किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, तो उस डिवाइस के टर्मिनल्स पे जाकर के दोनों टर्मिनल जोड़ो और कनेक्शन हमेशा सही करने चाहिए, टाइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कनेक्शन हमेशा टाइट रखो, टाइट नहीं रखोगे तो रीडिंग गलत आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके की एरर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में। ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दिए, उसके बाद में आता है तुम्हारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे कि अभी मैंने बताया, और नो डाउट कई बार मैंने ऐसा खुद महसूस किया है कि लोगों को यही नहीं पता है कि कनेक्शन कैसे करने चाहिए। और जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट में मैं बता रहा हूँ, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कई बार हम लोग एक्सपेरिमेंट का तरीका गलत चुन लेते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट का तरीका गलत चुन लेते हैं तो उसमें रीडिंग गलत आती है। कई बार आप खुद इसको महसूस करेंगे। और मैं तो इवन मैं अपने 12th के टाइम पे थोड़ा लैब में मैंने ठीक-ठाक टाइम गुज़ारा, तो हर बार रीडिंग अलग अलग आती थी, समझ ही नहीं पाते थे हम, और करते एक ही जैसी थी। इवन मतलब कोई दूसरे लड़के को ले आए और उससे पूछा कि देखो हम सही कर रहे हैं, उसने देखा और एक ही बार में गलती पकड़ ली। ऐसे में क्या होता है कि हम अपनी गलती उस समय पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, दूसरा देख के आके पहचान लेता है कि हम किस तरीके से मतलब जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारा तरीका है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, अब आते हैं ज़रा आगे की दिशा में, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर होती है, देखो जिसमें लिखा हुआ है, दिस अराइजेस ड्यू टू द इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस। ये जो शब्द होता है ना, केयरलेसनेस, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। कोई बालक है, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने सही से एक्सपेरिमेंट को सॉरी जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीनें जिन पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो सही से सेट नहीं किया है उसे, तो भी रीडिंग गलत आएगी, तो भी रीडिंग गलत आएगी। ठीक है ना? याद रखिएगा ये चीज़। अब जैसे मान लो मोटर की स्पीड बतानी हो, अगर टैकोमीटर एक आता है, टैकोमीटर को सही से यूज़ नहीं करोगे, अगर लगाओगे नहीं सही से, तो रीडिंग उसमें भी गलत बता देगा। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होता है कि कई बार जैसे हम लोग मीटर में देख रहे होते हैं रीडिंग, तो हम लोग मीटर में तिरछे से रीडिंग देख रहे हैं। जैसे मान लो मीटर यहाँ रखा है ऐसे करके, और हम लोग देख रहे हैं इसको, दूर से देख रहे हैं, दूर से यहाँ से, तो हमें रीडिंग कुछ और नज़र आएगी। यहाँ ऐसे देखेंगे तो रीडिंग कुछ और नज़र आएगी। तो ये भी हमारी ही कुछ मिस्टेक होती है, जिनमें से इस एरर को पैरेलैक्स एरर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है? चलिए, तो इस एरर को हम लोग पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है? आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, पैरेलैक्स एरर, जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई, आप कभी भी घड़ी में जो दीवार घड़ी होती है, उसमें आप थोड़ा-सा डिस्टेंस पर हट के किनारे से टाइम देखिएगा। अगर मिनट वाली सुई 12 और 1 के बीच में है कहीं पर, और अगर आप बिल्कुल किनारे से देखेंगे तो वो आपको 1 पे नज़र आएगी। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है? तो इस तरीके की गलतियाँ जो होती हैं वो तुम्हारी पर्सनल एरर्स में काउंट करी जाती हैं। उसके बाद में तुम्हारा आ जाता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर जो होते हैं ना, ये इर्रेगुलर, इनका पता नहीं चल पाता है कि ये क्या हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है? कई बार क्या होता है कि हमने जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको तार लेना चाहिए मोटा, हमने ले लिया पतला तार। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसी समय हमारा उसमें जो है फिर प्रॉब्लम वो आ जाती है रीडिंग में हमारी, कि मोटे तार की जगह पतला तार क्यों ले लिया, क्योंकि पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, रीडिंग गलत आएगी ही आएगी। इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं कि कई बार हम लोग साइन भी गलत ले लेते हैं, बैटरी का पता चला उल्टा सीधा हमने जोड़ दी। ठीक है? तो ये सभी जगह लगभग लगभग होता है ये चीज़। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वोल्टेज सप्लाई को हम लोग मेजरमेंट करते समय, अच्छा मैकेनिकल वाइब्रेशंस की अगर हम लोग बात करें, मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, भाई जो भी तुमने मशीन सेटअप करी है, अगर हम उसमें किसी मशीन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, मान लो जैसे कोई इंजन है,
इंजन की एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने कितनी एनर्जी दी और कितना उससे वर्क लिया, तो वर्क अपॉन एनर्जी गिवन, ये होती है एफिशिएंसी। अब इसमें हमने ये तो देख लिया कि इंजन से हमने कितना काम करवाया और इंजन को हमने कितनी एनर्जी दी, मगर ये काउंट नहीं किया कि इंजन में कितनी हीट हुई जो इंजन के जरिए एटमॉस्फेयर में चली गई और कितना इंजन खुद वाइब्रेट कर रहा था, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, इसको हमने छोड़ दिया। तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, ये रैंडम एरर्स का पार्ट बनती है। ठीक है, तो इस तरीके की तुम्हारी होती है लीस्ट काउंट। मैंने आपको बता ही दिया है लीस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, ये वाला स्केल वाला, इसमें इंच भी माप सकते हो और साथ में सेंटीमीटर भी और मिलीमीटर भी। तो 1 मिलीमीटर जो है ना वो तुम्हारा स्मॉलेस्ट जो है लेंथ हो गया। ठीक है, अब जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर्स जो है ना उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये याद रख लीजिएगा, स्पेशली जो वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको याद कर लें। ठीक है, दूसरी चीज स्फेरोमीटर, ये सब छोटी छोटी लेंथ को मापने के लिए काम में लाए जाते हैं स्फेरोमीटर। इसका जो लिस्ट काउंट है वो है तुम्हारा 0.001 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारा नीट वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में नीट में कभी ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को याद रखने की जरूरत होती है आप लोगों को स्पेशली। चलिए, अब बात आती है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एरर में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सब चीजें कैलकुलेट करने वाली होती हैं। इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा अगले वाले वीडियो में, और मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा अगला वीडियो। और ये वाला जो वीडियो था ये इंट्रोडक्टरी है एक तरीके से आपके लिए, ये जो चैप्टर चल रहा है, मगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही टॉपिक है इस चैप्टर में, एरर्स से। और एरर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाओगे एरर पर 100% क्वेश्चन आता है, मतलब चाहे जेडबलई का हो चाहे नीट का हो। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाइएगा ये वीडियो, और आप अपने आप भी देखिए और शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।